जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसके लिए हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। और ये जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ थी इसको हम देख रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली जो किताब है उसके थ्रू। और इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक हमने चैप्टर नंबर 22 तक देख लिया था। आज हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 23, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए, वनों की सुरक्षा संबंधी बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों का विवरण इस प्रकार है। पहला कौन सा एक्ट है? भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला एक्ट था। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। फिर से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। और पशु अतिचार अधिनियम है 1971 का। तो अब हम एक एक करके इन सभी कानूनों को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे भारतीय वन अधिनियम 1927। वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी से पहले ही कानून बनाकर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। वनों के उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के उद्ग्रहण के शुल्क के संबंध सभी मामलों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है को अधिनियम की धारा 3, ये महत्वपूर्ण है, धारा 3 के प्राविधानित ढंग से संरक्षित वन नियत कर सकती है। इस अधिनियम के जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं उनको देखते हैं। तो वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबद्ध विधि का समेकन करना। राज्य सरकार को किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है इस अधिनियम की धारा 3 में प्राविधानिक ढंग से संरक्षित वन नियत करना है। चारागाह या वन उपज के अधिकारों से संबद्ध दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी पूर्णतः या अंशतः खारिज करने का आदेश पारित करेगा। अगला, यदि वन अधिकारी द्वारा इस अधिकार को नामंजूर कर दिया जाता है, इस आदेश के विरुद्ध 3 माह के अंदर जिला जज के यहाँ अपील दायर की जा सकती है। ये महत्वपूर्ण है। कितना टाइम आपके पास? 90 दिनों का टाइम है। 3 माह के अंदर आप जिला जज के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। आरक्षित वनों में आग लगाने वाले पशुओं पर अत्याचार करने पर दंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पेड़ गिराएगा, छेदेगा या जलाएगा, खेती के लिए किसी भूमि को साफ करेगा इत्यादि, इन सभी कार्य करने पर उसको दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा जो 26 है के अंतर्गत वन को नुकसान पहुंचाने के कारण इस अधिनियम के तहत 6 माह का कारावास तथा 500 रुपये का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वन नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई वन आरक्षित है तो सरकार उसको अनारक्षित भी कर सकती है। आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाने पर दंडित किया जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, देखिए जैसे धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, छांटेगा, छेदेगा या जलाएगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा या उसे कोई अन्य नुकसान पहुंचाएगा या किसी प्रतिषेध की प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूंकेगा या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा या उसे हटाएगा। नेक्स्ट, किसी संरक्षित वन में किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा। अगला, ऐसे वन को आग लगाएगा या धारा 30 के अधीन किसी आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, ऐसे वन के बंद किए गए किसी भी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते बिना आग जलाएगा। तो ये सारे आपका अपराधों में आएगा। अगला है धारा 32 के अधीन बनाए गए किसी नियम का अगर उल्लंघन करेगा तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा और वह उस अवधि के लिए कारावास से जो 6 माह तक की हो सकती है या 500 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों से दंडनीय हो। मतलब जो भी ऊपर दिए गए अपराध हैं, अगर उनमें से कोई भी वो अपराध करता पाया जाएगा तो उसको 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये का अर्थदंड या दोनों दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वारंट के बिना जो वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी है
उसके द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो जो अधिनियम की धारा 64 है में ऐसी व्यवस्था की गई कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्त संदेह विद्यमान है कि वह 1 मास या उससे अधिक से कारावास से दंडनीय किसी वन विषयक अपराध में संलिप्त, मतलब ऐसे किसी अपराध में संलिप्त है जिसमें कम से कम 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा होगी, तो कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो यह पावर किस में दी गई है? धारा 64 में दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला है उसके बारे में। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार गैर वन प्रायोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती है। मतलब जब तक केंद्र सरकार से उसे अनुमति नहीं मिल जाती तब तक कोई राज्य सरकार जो है किसी गैर जो वन की भूमि है उसको किसी गैर वन प्रायोजन के लिए काम नहीं ले सकती। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवा यह निर्देशित नहीं कर सकेगा कि कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित होना या समाप्त हो जाएगा। मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है तब तक किसी आरक्षित वन को अनारक्षित नहीं घोषित कर सकता। कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रायोजन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा अन्यथा रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य संगठन को समुनिर्देशित किया जा सकेगा। कोई भी वन भूमि या उसके किसी भाग से पेड़ों को जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा हो पुनः वन रोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रायोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा। मतलब ये जो सारे कार्य हैं जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमोदन के यह कार्य वह नहीं कर सकता। इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो भी इसका उल्लंघन करता है तो वो सारे अपराध आएंगे और उन अपराधों के लिए क्या आपकी सज़ा है। तो कोई उपयुक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित भी करता है तो उसे 15 दिन के साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम में सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो कोई उपर्युक्त अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करेगा और इसकी संरचना वन अधिनियम 1981 की धारा 2 क में समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से की जाएगी। देखिए उसकी जो समिति बनेगी उसमें वन महानिरीक्षक जो होगा वन और पर्यावरण मंत्रालय के वो अध्यक्ष होंगे। अपर वन महानिरीक्षक जो होंगे वो क्या सदस्य के रूप में होंगे। संयुक्त आयुक्त भूमि संरक्षण जो होंगे जो कृषि मंत्रालय से होंगे वो भी सदस्य होंगे। और उप वन महानिरीक्षक वन संरक्षण जो वन और पर्यावरण मंत्रालय से ये भी सदस्य होंगे। तो टोटल 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो वन महानिरीक्षक होंगे वह क्या इसके अध्यक्षता करेंगे, इसकी चेयर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला उसके बारे में। यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिसके अंतर्गत वन्य जीव को आखेट द्वारा किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाना अपराध है। अगर उनका शिकार किया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। यह वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई है। तो जो आखेट है वो किस प्रकार में, इसमें कई प्रकार हैं। कौन कौन से? किसी वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसाना, फंदे में फंसाना या इसके लिए प्रयास भी करना, ये सभी आखेट में आएगा। किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के किसी भी भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले अंडों को क्षति पहुंचाना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले अंडों या घोंसलों को नुकसान पहुंचाना भी इसी में सम्मिलित है। राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 35 से धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया हो तथा या धारा 66 की उपधारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तो उसको क्या हम कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उसको बोलेंगे। शस्त्र जो है उसके अंतर्गत क्या आएगा? गोली, बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हों, ये सारे सम्मिलित होंगे। तो ये सभी आपके क्या आ जाएंगे? शस्त्रों के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो है आपका, यदि कोई पशु खतरनाक होगा तो उसके मारने के लिए धारा 11 है और उसके धारा 11 का जो सब धारा क है उसके अंतर्गत अनुमति दी। आखेट या वन्य जीवों के शिकार पर निषेध है, उसके बारे में देख लेते हैं। धारा 15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक विशेष रूप से लाइसेंस द्वारा अधिकृत न हो हानिकारक वन पशु को छोड़कर किसी भी वन पशु के बच्चे या ऐसे पशु के मादा या चिकनी बारहसिंगा सहित
किसी भी हिरण का शिकार नहीं कर सकता। धारा 17 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी वन जीवन को खदेड़ने, भगदड़ पैदा करने के प्रयोजन के लिए वायुयान, मोटरयान या लॉन्च का प्रयोग नहीं कर सकता। रसायन, विस्फोटक, जाल, गिरने या गड्ढा, जहर, जहरीले अस्त्र, जाल या फंदा से किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहाँ तक वे वन पशु फंदा लाइसेंस के अंतर्गत वन्य जीवों के पकड़ने से संबंधित हो। जो मरी हुई गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त शिकार के प्रयोजन के लिए नकली प्रकाश का उपयोग भी नहीं कर सकता। जो मरी गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त रात्रि के समय यथा सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के मध्य किसी भी वन या पशु का शिकार नहीं कर सकता। ऐसी किसी भी भूमि पर जो शासकीय न हो तब उसके स्वामी या उसके अभिकर्ता या वैधानिक कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी वन पशु का शिकार नहीं कर सकता। वह उस कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते हुए भी धारा 16 में उल्लिखित बंद समय के दौरान किसी भी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। कुत्तों के सहयोग से किसी वन प्राणी का शिकार नहीं करेगा। केवल पानी पक्षी के चकोर और पेटीज अथवा कोयल का शिकार कर सकता। उपधारा 1 के प्रावधान हानिकारक पशुओं के लिए लागू नहीं होंगे, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी एनिमल्स जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण हेतु क्रियान्वित योजनाएं या नीतियां कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं हम एक बार। वन्य जीवों को संरक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, इनका ईयर आपको मैच करना होता है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, कस्तूरी मृग योजना आई आपकी 1970 में, गिर सिंह योजना आई 1972 में, कछुआ संरक्षण परियोजना आई 1975 में, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट आया 2006 में, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट आया 2009 में, और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इसके बाद आए बायोस्फीयर रिजर्व योजना आई, वन धन विकास योजना आई, मुख्यमंत्री जन वन योजना आई, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आई, वन सिटी वन फॉरेस्ट योजना आई और नगर वन योजना आई। तो ये सारी योजना और नीतियाँ आई थी वन जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से। इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा पशु अत्याचार अधिनियम है 1871 वाला, द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। यह अधिनियम पशुओं द्वारा अत्याचार से संबद्ध विधि को समेकित करता है। जो काजी हाउस होते हैं, जिनको स्लाटर हाउस होता है, सरकारी मवेशी खाने ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दें। काजी हाउस या सरकारी मवेशी खाना जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने पिलाने के प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा। काजी हाउस या सरकारी मवेशी खाना के रखवालों के जो कर्तव्य हैं, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्येक काजी हाउस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियाँ देगा जैसी राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें। जब पशु मवेशी खाना में लाया जाए तब काजी हाउस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा: जीव जंतुओं की संख्या और वर्ण, वह दिन और समय जब वे यहाँ लाए गए, अभिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान, स्वामी का यदि ज्ञान हो नाम और निवास स्थान तथा अधिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्ट की एक प्रति देगा। काजी हाउस रखवाला पशुओं को तब तक कि उनका इसके पश्चात निर्दिष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर दिया जाता भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलाएगा और पिलाएगा। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के कुछ हम प्रावधानों को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है किसी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की प्रक्रिया। जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 वाला में ये व्यवस्था है कि किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो। इसके लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के माध्यम से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तांतरण को मुख्यालय भेजा जाए। नेक्स्ट हमारा वन या वन भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करना और उसकी प्रक्रिया। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जनसाधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों को काटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। इसके लिए निम्नवत प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र दिया जाना होगा। तो वन संरक्षण के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं उनको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता का रखरखाव, संरक्षण और वृद्धि,
पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों का संरक्षण, वन परिवर्तन का निषेध, स्वदेशी लोगों की स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति की मान्यता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, वन समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, वन कार्यों में मानवाधिकारों का सम्मान, वनों के विविध कार्यों में समाज का सम्मान, स्थानीय लोगों से परामर्श का प्रावधान, संपत्ति और भूमि के अधिकार के साथ साथ प्रथागत एवं पारंपरिक अधिकारों का सम्मान, आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ों और सबसे खतरनाक रसायनों का निषेध, वन संचालन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी जैसी जलवायु सकारात्मक अभ्यास, वन रूपांतरण पर रोक और आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ों और खतरनाक रसायनों पर भी निषेध। इसके बाद हम देखते हैं जो संयुक्त वन प्रबंधन है उसके बारे में। यह प्राकृतिक वन प्रबंधन में वन विभागों और स्थानीय समुदाय दोनों को शामिल करने वाली एक साझेदारी है। यह अवधारणा भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट की गई? 1988 और जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसके माध्यम से पेश की गई थी। तो जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है संयुक्त वन प्रबंधन के तहत ग्राम समुदायों को आसपास के जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन का काम सौंपा जाता है। संयुक्त वन प्रबंधन वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों, ग्राम वन समितियों आदि का आयोजन करना आवश्यक है। इनमें से प्रत्येक निकाय की एक कार्यकारी समिति होती है जो अपने दिन प्रतिदिन वाले मामलों का प्रबंधन करती है। वनों को उनकी सेवाओं के बदले उनकी समुदायों को लघु गैर लकड़ी वनोपज का उपयोग करने का भी लाभ मिलता है, तभी वनों का सतत संरक्षण किया जा सकता है। अब देखते हैं जो वन संरक्षण समिति है उसमें कौन कौन होते हैं। तो वन संरक्षण समिति में ग्राम अधिकारी भी होते हैं। वन संरक्षण समिति में कौन कौन लोग होते हैं? वन अधिकारी, स्थानीय लोग, वन रक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रतिनिधि होते हैं। वन संरक्षण समिति के पास छोटी उपज जैसे पत्ते, टहनियाँ और गिरी हुई शाखाओं पर अधिकार होता है। जो यह पीसी होती है कि जिम्मेदारी में चराई के खिलाफ संरक्षण, वन उपज की आग और चोरी की रोकथाम, प्रबंधन योजना के अनुसार वनों का अधिकार विकास आदि शामिल है। तो अब हम इसी पर आधारित अपने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्पित है? तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय शामिल हैं? तो इसमें कितने हैं? 4 अध्याय हैं आपके। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण के प्रयोजन के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने का कौन सक्षम होगा? तो कौन होगा? आपका जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर होगी। नेक्स्ट है, आज जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है किस पर? तो जो ग्रामीण है उनके साथ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपके 7 अध्याय। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लिखित धाराएं कितनी हैं? तो उसमें आपकी धाराएं हैं 66। नेक्स्ट है, 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो जो वन संरक्षण समिति होती है उसमें आम जनता शामिल नहीं होती। ठीक, वहाँ के स्थानीय लोग तो होंगे, वन अधिकारी होंगे, वन रक्षक होंगे, लेकिन बाकी और दूसरी जनता नहीं होगी शामिल। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 3 में धारा 3 से लेकर धारा 8 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में वन्य जीवों के शिकार की धाराएं हैं? तो इसमें जो शिकार वन्य जीवों का शिकार है और किन धाराओं में है? अध्याय 3 में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य से संबंधित धाराएं हैं? तो किस अध्याय में है आपका? अध्याय 4 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में अपराधों की पहचान में विधिक धाराएं हैं? तो ये है अध्याय 6 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा किस वर्ष जारी किया गया था? ये आपको बहुत पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी बताया गया था। तो कब जारी हुआ था? 2019 में। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए
त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया है। ये किया गया है जो जैव विविधता अधिनियम है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 वाला, उसके अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा वन संरक्षण के लिए जो भी सरकारी कानून और नीतियां हैं उनको। अपने हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के आप सभी को धन्यवाद।